हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। महाराष्ट्र में इस वक्त एक तरह से सियासी उथल-पुथल का दौर है। उथल-पुथल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद कोई सरकार बदलने का इंतज़ाम है, चीफ मिनिस्टर बदलेंगे, क्या कुछ होगा, क्या उन्होंने खाका बनाया और उसके फौरन बाद शरद पवार जी ने अपनी पार्टी से एक तरह से जिम्मेदारियां उन्होंने छोड़ दी और जो वो अध्यक्ष थे 24 साल से वो उससे वो जरा हट रहे हैं। शायद सेहत की वजह है, क्या क्या कोई सियासी वजह है, ये समझना बहुत ही अहम है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बीजेपी हर पत्ता खेलना चाहती है, उसमें शक होने लगता है कि कौन किसके लिए कहां के लिए काम कर रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, मुंबई से उर्दू डेली हिंदुस्तान के एडिटर सरफराज आरजू साहब। आरजू साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि शरद पवार जी का जो ये मूव है, जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से वो अलग हुए हैं, इसे बड़ा मुश्किल है कि ये कहा जाए कि रिजाइन दिया है, क्योंकि अब भी वो शायद सरपरस्त भी बने रहना चाहते हैं और अध्यक्ष पद से भी वो अलग रहना चाहते हैं। क्या सूरत हाल है, क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या चेमे गोइयां हैं मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी में, ये शरद पवार के इस फैसले पर? शरद पवार जो है वो आ, आ, इसको कहते हैं ना, महाभारत का एक कैरेक्टर है भीष्म पितामह। तो महाराष्ट्र की सियासत के वो भीष्म पितामह हैं। और उनका कहना, उनका करना, उनका अमल, उनके बयानात, इन तमाम चीजों को अगर आप कहीं से उसका कोई सिरा पकड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और उनका ये इस्तीफा भी जो है वो एक तीर से कई शिकार उन्होंने किए हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो अजित पवार साहब इस बात के लिए जो है वो पर तोले बैठे थे कि किसी तरह जो है वो बीजेपी से शिंदे सेना अलग हो और वो अपने ग्रुप को ले जाकर जो है उनके साथ मिलकर जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो चीफ मिनिस्टर से कम पे किसी ओहदे पर तो तैयार भी नहीं होते, क्योंकि उनके पास अगर 30 एमएलए हैं, 35 एमएलए अगर उनके साथ हैं तो ये कमोबेश वही तादाद है जो शिंदे के एमएलए की है। तो एक ग्रुप हटेगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। लेकिन हमने आपको याद होगा कि पिछले अपने इस इंटरव्यू में यही बात कही थी कि अजित पवार साहब का उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना के साथ जो मामला है और वो जो इस तरह के जो मूव्स हो रहे हैं कि वो जाकर जो है कहीं कभी अमित शाह की हिमायत में बयान दे देते हैं, कभी मोदी की हिमायत में बयान दे देते हैं, कभी कोई और बात ऐसे इशारा दे देते हैं कि वो जो है बीजेपी के से जो है गुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। तो बात वो असल में ये है कि इस वक्त एनसीपी में जो जिसको कहते हैं ना शरद पवार साहब का उत्तराधिकारी कौन हो, उनका और ये विरासत जो है ये किसके हिस्से में जाएगी। और हम पहले भी ये कह चुके हैं कि पवार साहब जो हैं वो सुप्रिया सूले के हक में हैं, लेकिन अजित पवार जो हैं वो जो कि उनके भतीजे ही हैं और सुप्रिया सूले के एक तरह से चचेरा भाई भी हुए, वो जो है वो इस चीज के लिए कतई रजामंद नहीं है कि एनसीपी को इतने दिनों तक सींचने के बाद, उसको संवारने के बाद, उसकी पार्टी की ताकत में इजाफा करने के बाद जो है वो दूसरी सफ पे जो है डाल दिए जाएं या उनको नजरअंदाज करके जो है पार्टी आगे बढ़ जाए। तो ये बेसिकली जो है एनसीपी के अंदर इख्तिदार की जंग है। और इस इख्तिदार की जंग का आम तौर पे तो अगर पार्टियों में टूट फूट होती है तो एक पार्टी की दो पार्टियां, दो पार्टी की तीन पार्टियां बन जाती हैं। लेकिन यहाँ जो मसला दरपेश है वो ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त शिंदे सेना का जो मकाम है वो बहुत मुतजलजल है। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके 16 एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनमें तो शिंदे खुद भी शामिल हैं, तो अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर उसके बाद इस पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल भी नहीं रहता और इस पार्टी को जो है बीजेपी की जरूरत भी नहीं बरकरार नहीं रहती।
तो इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जा रहा है कि पवार साहब ने जो है वो इस बात को भी यकीनी बनाया है कि उनके एमएलए जो हैं वो उनको छोड़कर न जाएं, और इस बात को भी यकीनी बनाया है कि वो जिसको चाहते हैं उसको अपना वारिस बना दें। तो ये जो दो बड़े उन्होंने काम किए हैं, और एक तरफ तो ये बातें ऐसी हैं कि पवार साहब खुद कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पवार साहब के जो रफीक हैं, उनके जो सियासी मुशीर हैं और उनके साथ जो हमेशा खड़े रहते हैं, वो एक-एक करके जो है वो इस बात के लिए जिसको कहते हैं ना, इशारे देने लगे हैं कि सुप्रिया सूले साहिबा को जो है वो पार्टी का अब जो है आइंदा सदर मुकर्रर कर दिया जाए, पवार साहब को जो है नेशनल लेवल पर जो है काम करने दिया जाए, और अजित पवार जो हैं वो रियासत की सतह पर जो हैं वो बने रहें। पवार साहब के इस्तीफे के बाद जो है, जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा झटका जो एनसीपी के वर्कर्स को लगा है, वो ये लगा है कि उनको इस बात का यकीन हो गया है कि अगर एनसीपी से पवार साहब ने अलहदगी इख्तियार कर ली या किनारा कशी इख्तियार कर ली, या पवार साहब जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है कहीं अपने आप को सुबुकदोश कर लें, तो पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। आज जो एमएलएज अजित पवार साहब के साथ हैं, 30-35 जितने भी हैं, जितना कभी वो दावा करते हैं, उन एमएलएज को भी जो है अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आएगा, क्योंकि कोई उनमें से ऐसा नहीं है जो पवार साहब को किनारे करके जो है आगे बढ़े, या उनकी लीडरशिप को चैलेंज करके जो है पार्टी से अलहदगी इख्तियार करे, या पार्टी जो लाइन इख्तियार कर रही है उस लाइन से जो है कोई दूसरी लाइन जो है वो मुंतखब करें। तो ये जो पोजीशन है पवार साहब का, जो मेरा कहना था कि एक तीर से कई शिकार किए हैं, उन्होंने एक चीज तो ये यकीनी बना ली है कि सुप्रिया सूले के हक में जो है पार्टी में आवाजें उठने लगी हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये यकीनी बना ली है कि अजित पवार के साथ जो है वो पार्टी के एमएलए का कोई खासा तबका जो है वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि उन तमाम का सियासी मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लग जाएगा। और पवार साहब के हक में जो कैंपेन चल रही है विद इन द पार्टी, कि लोग अपने खून से जो है उनको खत लिख रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, बाज़ाब्ता रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और उनसे जो है हाथ जोड़ के जो है इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है पार्टी को छोड़ के ना जाएं, आप सदारत को छोड़ के ना जाएं। तो पार्टी में जो है एक तरह से उनकी गिरफ्त जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है। तो ये जो पार्टी के अंदर जो उथल-पुथल है, और पार्टी के अंदर जो सेटिंग जो करनी है, ये सेटिंग करने का काम जो है पवार साहब ने जो है ये सोचा कि मैं अपनी हयात में ही अगर ये करके जाऊं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उनकी आंखें बंद होने के बाद तो पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा। उसके बाद जो है लीडरशिप के लिए अगर जंग हुई तो पार्टी एक नहीं रहेगी, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो पवार अच्छा, साहब ने जो है अच्छा, जी, जी। जी, जी, आप जी। अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो पवार साहब ने जो है बड़ी दानिशमंदी से और बहुत ही ज़ीरक अंदाज में जो है इस बात को यकीनी बनाया है कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त बनी रहे और पार्टी में इत्तेहाद कायम रहे, और अजित पवार साहब को अजित पवार साहब की जगह और सुप्रिया सूले साहिबा को सुप्रिया सूले साहिबा की जगह जो है वो बता दी जाए कि देखिए आप इस पार्टी में इस तरह पनप सकते हैं, वरना आपके लिए गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये जो ऐसे वक्त में ये जो हुआ है, जी, क्या शरद पवार जी का अडानी मामले में जो बयान आया था, जो बाकी जी, अपोजिशन पार्टियों से अलग हट करके बयान आया था, फिर जी, वो मिले भी अडानी से, मुलाकात जी, भी की, बे 2 और घंटे। और इस किस्म के कुछ बयान आए जिसमें ऐसा लगा कि जो एक लेवल शरद पवार का अपोजिशन में सबसे अहम, सबसे सीनियर अगर लीडर समझ करके चला जाए, तो बीजेपी को एक तरह से उनकी तरफ से सपोर्ट हो गई, क्योंकि उसी मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन पूरी तरह से अडानी वाले मामले पर सरकार को घेर रही थी। तो इससे कहीं कोई बीजेपी का कोई एंगल भी है, या ये बस इतना ही है जितना बताया जा रहा है? इसमें अगर आप गौर से देखें तो अडानी की शरद पवार से मुलाकात के बाद ही जो है ये जो चालें चली गई हैं या ये जो इक़दामात किए गए हैं, ये इक़दामात उसके बाद ही के हैं।
और लोग तो यही कहेंगे कि ये तमाम चीजें जो हैं अडानी से मशवरे के साथ हो रही हैं। लेकिन एक चीज तय है कि पवार साहब अगर अडानी के मामले में जेपीसी के क़याम की अगर मुखालिफत कर भी रहे हैं तो वो मुखालिफत जो है वो वक्ती है, क्योंकि जेपीसी का क़याम जो है वो पवार साहब साथ दें या न दें, वैसे भी जो है मुझे नहीं लगता कि मरकजी हुकूमत इस चीज़ के लिए, मोदी सरकार जो है इस चीज़ के लिए रजामंद होगी। तो ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि झंडा लेकर चलने की बात है, पीछे फौज नहीं है कोई भी। और पवार साहब का अडानी के साथ इस तरह का मिलना और फिर अडानी के हक में बातें करना, ये तमाम चीजें जो हैं ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पवार साहब न सिर्फ इस बात के लिए कोशां हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में उनका रेलेवेंस बरकरार रहे, बल्कि वो इस बात के लिए भी कोशां हैं कि कौमी सियासत में उनका रेलेवेंस जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या स्टालिन या इस तरह के जो इलाकाई लीडर्स हैं वो पवार साहब पर जो है सबकत ले जाएं, और अगर कोई अपोजिशन का कोई महाज बनता है, मुत्तहदा महाज बनता है, तो उसमें पवार साहब को जो है वो साइड ट्रैक कर दिया जाए। ये वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो वो अपना वजन जो है, सियासी वजन, वो तमाम पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन पर जो है अपना वजन जो है वाजे करना चाहते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि अगर आइंदा कोई इस तरह का सेटअप बने, एंटी बीजेपी कोई महाज बने, तो उसमें पवार साहब को साइड में करके या पवार साहब की अहमियत को नजरअंदाज करके जो है कोई सेटअप जो है कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ये भी लेकिन उनका लेकिन एक लेकिन 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 अडानी और शरद पवार के रिश्तों के बावजूद क्या फिर बाकी और अपोजिशन पार्टियां जो उस अडानी के खिलाफ झंडा लेकर के खड़ी हैं, मोदी के खिलाफ झंडा लेकर के खड़ी हैं, क्या वो नेशनल लेवल पर शरद पवार को फिर एक्सेप्ट कर पाएंगे हाँ, इस तो बैकग्राउंड? यही तो बार्गेनिंग चिप्स हैं कि पवार साहब कहें कि आप लोग अगर मुझको जो है मेरा मकाम नहीं दे सकते, तो आप ये समझिए कि मैं अडानी को जो है प्रमोट करना शुरू कर दूंगा, या उसके लिए आपका जो भी वो है लाए अमल इख्तियार करेंगे, उसमें जो है कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम कर सकता हूँ। पवार साहब उस पूरे निज़ाम को जो है दरहम बरहम कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जाएंगे। और रही बात ये कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे सियासतदानों को कहीं ना कहीं सनतकारों की और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे मुल्क के बड़े सरमायादार हैं, उनकी ज़रूरत तो हमेशा बरकरार रहती है। गांधी जी को भी थी और ये शरद पवार साहब को भी है। तो अडानी और अंबानीज और दूसरे जो हैं थापर्स हैं और बड़े बड़े जो वो हैं ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, उनको नजरअंदाज करके जो है कोई सियासी पार्टी पनप नहीं सकती। और आप जानते हैं कि हमारे एनसीपी में ऐसे भी लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पर नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, प्रफुल्ल पटेल हैं। अब उनका अपना कोई सियासी वजन नहीं है, लेकिन उनका एक मसरफ तो है, वो ये कि तमाम जो सरमायादार हैं पूरे मुल्क के, उन सब के दरमियान जो है उनको एक लड़ी में पिरोने का काम वो करते हैं। वो सब के सब जो है एनसीपी के साथ जो है दोस्ताना रवाबित रखते हैं। ये कांग्रेस की तरह वो गलती नहीं करते कि दुश्मनी पर अगर उतर आए तो जी जान से दुश्मनी कर रहे हैं। इनका तो ऐसा है कि हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर्स, वो कहते हैं कि शिकार भी कर रहे हैं और शिकारी भी हैं, खुद भी शिकार भी हैं। तो ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि तय दर तय पवार साहब का कोई भी मूव जो होता है वो बड़ा मायने खेज होता है, और उसके जो है बहुत दूररस नताइज होते हैं। और ये तमाम जो तगोदौ है ये बुनियादी तौर पर सन 2024 के पार्लिमानी इलेक्शंस को मद्देनजर रख के हो रही है। और पार्लिमानी इलेक्शंस के माने ये है कि उस वक्त तक जो है महाराष्ट्र की सरकार का भी जो है की मियाद मुकम्मल हो जाएगी और पार्लियामेंट की भी जो है मियाद मुकम्मल हो जाएगी। 2 इलेक्शन जो हैं वो अगले साल हम लोगों को झेलने हैं, और उनके लिए जो भी अभी से ग्राउंड वर्क करना है, पवार साहब ने वो ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मौसम का अंदाजा लगाने में और हवा का रुख समझने में पवार साहब से ज्यादा होशियार और पवार साहब से ज्यादा कोई जिसको कहते हैं ना कि जीरक कोई
आपको सियासतदान नहीं मिलेगा। उन्होंने 2024 की तैयारियां जो है वो आज से शुरू कर दी। अच्छा, शरद पवार जी के इस मूव से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, अगर इस तरह से देखा जाए तो? बीजेपी को फायदा उसी वक्त होगा जब एमवीए टूटेगा, लेकिन अभी तक इस बात के इम्कानात नहीं है कि ये जो हमारी विकास अघाड़ी है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तीनों का जो गठबंधन है, इसमें अभी किसी किस्म की जो है दरार नहीं आई है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी इन तीनों पार्टियों में से कोई भी जो है इस बात के लिए अपने आप को आमादा करेगा कि वो एक गैर मुस्तकिल हल के लिए जो है एक मुस्तकिल अपने लिए सरदर्द पैदा कर ले। और एमवीए से टूटने के बाद और ऐसे मौके पे इलेक्शन के जब इतने नजदीक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में जो 13 तारीख को जो फैसला आएगा और जो अब तक के जो पोल्स हो रहे हैं और सर्वेज हो रहे हैं, उनके हिसाब से बीजेपी जो है वो एक शिकस्त की जानिब गामजन है। तो ऐसे हालात में जबकि बीजेपी का अपना मुस्तकबिल जो है उस पर सवालिया निशान लग रहा है, और महाराष्ट्र में तो बीजेपी को पे दर पे इन पार्टियों ने जो है शिकस्त दी है। अभी हाल में जो है मार्केट्स का जो किसानों के मार्केट्स होते हैं उनके लिए इंतखाबात हुए, उनमें बीजेपी को शिकस्त हुई है, उनमें शिंदे सेना को शिकस्त हुई है। तो आवाम का मूड अगर ये लोग आंक सकते हैं और आंक रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि अपना सारा बोझ जो है वो बीजेपी के कांधों पे डाल दें। ऐसे इसके इम्कानात बहुत कम है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक वोटर का एक खास जिसे कहते हैं कि खूबी है, खासियत है, ऐसा महसूस होता है कि जो शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है वो शिंदे के साथ नहीं गया, अपने उसी लीडर के साथ है, चाहे वो सरकार में नहीं है। या एनसीपी के जो वोटर है वो भी शायद ऐसा लगता है कि शरद पवार जी हट जाएं, जिसकी तरफ भी इशारा कर दें अपने जानशीन के तौर पर, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये और बीजेपी की तरफ उस तरह से बह करके नहीं जाएगा, जैसा इसका कि इसका जी इसका सबसे बड़ा हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो ये है कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अपनी जो फ्रंट रैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू जागरण मंच और फला 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 को जो है उनको इस्तेमाल कर लिया, और पूरे महाराष्ट्र में जो है 60 रैलीज 60 मकामात पर जो है वो लव जिहाद के नाम पे और लैंड जिहाद के नाम पे और मुसलमानों के समाजी बाइकॉट के नाम पे उन लोगों ने जो है जलसे किए और पूरे माहौल को गरमाने की कोशिश की। लेकिन पूरी बैकिंग होने के बावजूद भी और पूरा जिसको कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के बाद भी पार्टी का, ये लोग जो है महाराष्ट्र में अपने लिए हवा साजगार नहीं कर सके हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में आज भी वो जो हिंदू मुस्लिम एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को जो है डिस्टर्ब नहीं कर सके हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि यही उनका आखिरी हरबा होता है कि और कोई कार्ड चले ना चले, वो हिंदू मुस्लिम कार्ड को तो जो है किसी ना किसी तरह किसी ना किसी शक्ल में जो है चलाते जरूर हैं। और उस कार्ड का यहाँ पे फेल हो जाना, ये इस बात की अलामत है कि बीजेपी में भी जो है रीथिंकिंग हो रही है, और वो लोग भी जो हैं अब सोच रहे हैं कि इनके पास जो है जो ऑप्शंस हैं वो कम से कमतर होते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में दोबारा इख्तिदार में आना और शिवसेना की मदद के बगैर अगले इलेक्शन लड़ना बीजेपी के लिए जो है, मैं नहीं समझता कि कोई आसान उसके लिए कोई नुस्खा दरियाफ्त किया जा सकता है। अच्छा, तो आपने शिवसेना का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एक जी जमाना था जब बाला साहब ठाकरे के जमाने में सामना अखबार के बारे में कहा जाता था कि अगर 2 हफ्ते लगातार पढ़ लें तो ऐसा लगेगा शायद मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया जाएगा। और अब शिवसेना का कैरेक्टर बदला है कि वो सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ करके, हालांकि उनके कुछ लीडर कभी-कभी अयोध्या भी जाते हैं और भी दूसरे काम करते हैं। ये सारे जो मूव्स हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है जी हार्डलाइन हिंदू पार्टी का सेकुलर पार्टी की तरफ, लेकिन साथ साथ फिर भी हिंदुओं को अपने साथ जोड़े रखने का, ये तजुर्बा कैसा है? इसे इसे थोड़ा सा अगर आप बता सकें
जो महाराष्ट्र से बाहर के लोग हैं? मैं तो इस बात को इस एंगल से देखता हूँ कि शिवसैनिक जो है वो इसको सही मानों में आप कहते हैं ना फॉलोवर है बाला साहब का। और बाला साहब ठाकरे अगर उनसे कहें कि तुम जो है पहाड़ पे चढ़ जाओ तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, और वो कहें कि खाई में कूद जाओ तो खाई में कूद जाएंगे। तो अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप जिसको कह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये तब्दीली जो है, ये असल में पार्टी को जिंदा रखने के लिए उद्धव ठाकरे की स्ट्रेटेजी है। और शिवसैनिक इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि अगर उन्होंने जरा भी चूक की और जरा भी उनसे कोई कहीं गलती हुई तो बीजेपी उनको जो है कच्चा निगल लेगी। तो वो इस खदशे को और इस खतरे को जो है पूरी तरह महसूस करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से मामलात पर जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। कुछ मामलात ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सावरकर का मामला है, और शिवसेना ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अयोध्या के मामलात हैं, उस पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन उसके अलावा आप उनके ऊपर कोई और दूसरा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो है वो कम्युनल सियासत को जो है फरोग दिया। कम्युनल सियासत को फरोग देने का जो जिम्मा है आज की तारीख में, उसे बीजेपी ने ले रखा है। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, इवन शिंदे की शिवसेना जो है वो कम्युनलिज्म से जो है गुरेज कर रही है। वो इस पोलराइजेशन के हक में नजर नहीं आती। उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं और उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं और उनके पार्टी के जो वज़रा हैं, वो कहीं इस बात का हिंट नहीं देते कि वो एंटी मुस्लिम कोई स्टैंड इख्तियार करेंगे या महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कोई स्पेशल कानून लाएंगे। हालांकि बीजेपी में अक्सर ये बात उठती रहती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऐसी कंट्रोवर्सी से जो है अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवसैनिक जो है वो बाला साहब का जो है बहुत ही निष्ठावान जो है उनका अनुयायी है, और पूरा एतमाद पूरा उस लीडरशिप पर। यही तो वजह है कि शिंदे की शिवसेना जो है वो जिसको कहते हैं गैस पर अपने आप को महसूस करती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो है शिवसेना के रैंक एंड फाइल को जो है अभी तक अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। और यही बात जो है ये महाराष्ट्र की सियासत में बड़े इसके गहरे असरात होंगे, और जितने भी आगे जो समीकरण बनेंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे, इसी मुनासिब से बनेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज आरजू साहब। आपने खास तौर पर बीजेपी की नाकामी का जो इशारे और सबूत आपने गिनवाए महाराष्ट्र में, जिसमें 60 रैलियां हुई, बाकायदा नेशनल प्रेस ने उसे छापा था। ऐसा लगता था कि शायद सबसे ज्यादा कम्युनल आग वहीं से भड़केगी और मुल्क के बाकी हिस्सों में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ साथ क्या कुछ होगा, पवार साहब आगे क्या कुछ पत्ते खोलेंगे, अजीत पवार के दिल में क्या कुछ चल रहा है, चीफ मिनिस्टर बनने की तिगड़म वो क्या अब भी चलाएंगे, ये सारी चीजें बड़ी देखने वाली होंगी। बीजेपी किस तरह से महाराष्ट्र पर बगैर शिवसेना के, जो असली शिवसेना है, उसके बगैर हुकूमत में कभी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने एक बात जो बताई खास तौर पर कि वो जो सेकुलर तजर्बा हुआ एमबीए का, वो अभी तक मजबूत है, वो चलेगा। जी, आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और पवार साहब ने जो है जिसको कहते हैं ना तुरुप का पत्ता फेंक दिया है, और अजित पवार जो है वो मैं नहीं समझता कि सरवाइव कर सकेंगे। और वो उस अंदाज में जिस तरह उड़ रहे थे, उनकी परवास जो है उस पर कहीं ना कहीं कदगन जरूर लगेगा। ये बात सबसे अहम है जो आखिर में आपने नतीजे के तौर पर बताई। अजीत पवार जो सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते थे, वो शायद अब वो बदले हुए से नजर आ रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आरजू साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।